हेलो गाइस, वेलकम टू द कोर्स इनऑर्गेनिक मेड इजी। तो आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ाई को आसान बनाने के लिए हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का आज हम ये फोर्थ लेक्चर पोस्ट कर रहे हैं। पहले हम ऑलरेडी थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और हाइड्रोक्साइड्स पे एक लेक्चर पोस्ट कर चुके हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल नाइट्रेट्स। तो ये 3 लेक्चर्स हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं। आज ये चौथा लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल सल्फेट्स। ये सब के सब रिएक्शंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हम आपको इनको बहुत ही आसान तरीके से याद करा सकें सो दैट कि आप अपने एग्जामिनेशन में एक्सेल करें। प्लीज डू रिमेंबर कि ये जो सब रिएक्शंस हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो जेई हो चाहे वो नीट हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई क्वेश्चन हर बार एग्जाम में थर्मल डिकम्पोजिशन से रिलेटेड जरूर आता है। सो प्लीज इन लेक्चर्स को जरूर देखिएगा सो दैट कि आपके एग्जामिनेशन बहुत अच्छे हो। मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल H2O द A to Z ऑफ केमिस्ट्री, एंड आई होप कि आप ये लर्निंग मेरे साथ एंजॉय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। तो इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं विद द अंडरस्टैंडिंग कि थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, इसे हम डिफाइन करते हैं। जिन लोगों ने ये पिछले लेक्चर्स को थर्मल डिकम्पोजिशन को देखा हुआ है वो यहाँ से आप अप्रोक्सीमेटली 3-4 मिनट का वीडियो आगे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम उन्हीं कंसेप्ट्स को दोबारा से रिवाइज करेंगे कि थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, और फिर हम मेटल सॉल्ट्स की डिकम्पोजिशन के लिए मेटल्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं और उसको कैसे याद रखते हैं, ये पहले 3-4 मिनट में हम हर लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं सो दैट कि जो भी पहली बार देख रहा है उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? वेल, थर्मल का मतलब होता है हीट, डिकम्पोजिशन का मतलब ब्रेक डाउन। तो किसी भी कंपाउंड को जब हम हीट करें, वो जो उसका ब्रेक डाउन हो, वो 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स को फॉर्म करे, उसे हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लिथियम नाइट्रेट का, तो लिथियम नाइट्रेट को अगर आप हीट करोगे तो वो देगा लिथियम ऑक्साइड, NO2 और ऑक्सीजन। और देखो यहाँ पे हमारे पास एक कंपाउंड था, हमने उसे हीट किया, उसे 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बने, तो हम उसे क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे आप हमेशा क्या देखोगे इन रिएक्शंस में कि सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होता है, और उस रिएक्टेंट के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनके बीच में बॉन्ड्स को हमें तोड़ के नए कंपाउंड्स को फॉर्म करना होता है। इसलिए हमेशा हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और जब भी एक रिएक्शन के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जब ये रिएक्शन हीट एनर्जी को यूज करके बन रही है तो वेल हम इसे क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट टू ब्रेक डाउन the bonds between the reactant atoms and form new compounds. तो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कैसे थर्मल डिकम्पोजिशन होगा मेटल सल्फेट्स का, और उसको आसान बनाने के लिए स्टडी को हम क्या करने वाले हैं? मेटल्स को 3 क्लासेस में डिवाइड करने वाले हैं। मेटल्स को 3 क्लासेस में डिवाइड करने से होगा क्या? वेल, हमारे पास सिर्फ इन 3 क्लासेस की ही हमें रिएक्शंस याद करनी पड़ेगी कि कैसे वो डिकम्पोज करके क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहे हैं, और उसके बाद उस क्लास के कोई भी मेटल होगा वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी क्लासेस है? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। क्लास 1 में आएंगे ग्रुप 1 के मेटल्स, दैट इज द अल्कली मेटल्स एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम को हम डालेंगे क्लास 2 के अंदर। साथ ही में सारे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट जिंक, कॉपर भी आएंगे। इसमें पी ब्लॉक में जो लोअर डाउन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि लेड है, टिन है, वो सब भी आएंगे। तो यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंटली याद रखना है वो ये है कि क्लास 1 के मेटल्स को छोड़ देंगे, क्लास 3 के मेटल्स को छोड़ देंगे, और उसके बाद जितने भी मेटल्स हैं हमारे उन सबको हम इस बड़ी सी क्लास 2 में डाल देंगे। ठीक है? और क्लास 3 में कौन से मेटल्स प्रेजेंट है? सिल्वर और मरकरी।
और प्लीज डू रिमेम्बर कि गोल्ड और प्लेटिनम सबसे ज्यादा नोबल मेटल्स हैं, वो जनरली रिएक्टिव नहीं होते हैं, सॉल्ट्स नहीं फॉर्म करते हैं, इसलिए हमने उसको क्लासिफिकेशन में कहीं पे भी नहीं डालना है। ठीक है, जहां जहां पे भी कोई उनके सॉल्ट्स होंगे वो हम आपको डेफिनेटली जरूर बताएंगे। ऑलराइट, अब हमने इन 3 क्लासेस को याद रखने के लिए भी एक ट्रिक सोची थी। ट्रिक क्या है कि आप सब लोगों ने अपने जूनियर क्लासेस में मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज को जरूर याद किया होगा। बस उसी को यूज करते हुए हम इन 3 क्लासेस में मेटल्स को डिवाइड कर देंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या थी? हमने शुरू किया था पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर। डाउन द सीरीज रिएक्टिविटी कम होती है, और इसको याद करने के लिए हमने एक निमोनिक भी बनाया था। ये वाला निमोनिक है जो हमने बनाया है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर मेल्ट सिल्वर। आप लोगों ने अपने तरफ से कोई निमोनिक याद किया हो तो आप उसको यूज करते हुए बस सिर्फ इस एक्टिविटी सीरीज को याद रखना। और उसके बाद अब आप ध्यान से देखो, पहले 2 मेटल्स कौन से हैं? पोटाशियम और सोडियम। तो ये क्या है? अल्कली मेटल्स। तो यहाँ पे हमारी बन जाएगी क्लास 1। तो लिथियम को छोड़ के बाकी सब अल्कली मेटल्स जैसे कि पोटाशियम, सोडियम, ये फॉर्म करेंगे क्लास 1 के मेटल्स। बिल्कुल नीचे चले जाओ सिल्वर और मरकरी पे, तो ये बन जाएंगे क्लास 3 के मेटल्स। और इसके बीच में आने वाले सारे के सारे मेटल्स जो कि क्लास 1 में नहीं है, क्लास 3 में नहीं है, वो फॉर्म करेंगे क्लास 2। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब आपको क्लासेस याद रहेंगी। गुड। तो अब हम देखते हैं कि हर एक क्लास के मेटल सल्फेट्स कैसे हीट करने पे डिकम्पोज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्लास 1 के मेटल सल्फेट्स आ गए। तो क्लास 1 के मेटल सल्फेट्स कौन से होंगे? लिथियम को छोड़ के बाकी सारे ग्रुप 1 के मेटल सल्फेट्स। राइट, जनरल फॉर्मूला क्या होगा ग्रुप 1 के लिए? M2SO4। तो ये याद रखना कि जितने भी क्लास 1 के मेटल सल्फेट्स हैं, दे आर थर्मली स्टेबल टू हीट। इसका मीनिंग क्या है कि वो हम हीट करेंगे तो डिकम्पोज नहीं करेंगे। राइट, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि सोडियम सल्फेट का बताओ डिकम्पोजिशन पे क्या मिलेगा, तो कुछ नहीं मिलेगा, वो वही रहेगा। राइट, उसके बाद सिमिलरली पोटाशियम सल्फेट नो डिकम्पोजिशन, रुबिडियम सल्फेट नो डिकम्पोजिशन, सीजियम सल्फेट नो डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं क्लास 2 पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मेटल्स जब डिकम्पोज करेंगे तो वो फॉर्म करेंगे मेटल ऑक्साइड और साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो क्या फॉर्म करेंगे? मेटल ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। अब अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स देखे हुए हैं तो आप यहाँ से कोरिलेट कर सकते हो कि मेटल अगर कार्बोनेट होगा तो मेटल ऑक्साइड और सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। अगर यहाँ पे एक मेटल हाइड्रोक्साइड होगा तो मेटल ऑक्साइड और वाटर मिलेगा। अगर एक मेटल नाइट्रेट होगा तो मेटल ऑक्साइड और NO2 प्लस ऑक्सीजन गैस मिलेगा। तो ये सब रिएक्शंस बहुत सिमिलर हैं। आपको सिर्फ जो एनायन से कॉरेस्पॉन्डिंगली चीज मिल रही है वो याद रखनी है, और साथ में आपको मेटल ऑक्साइड इन क्लास 2 के मेटल से मिल रहा है। तो ये बहुत सिमिलर है, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको अपने एग्जामिनेशन में। ऑलराइट, तो अब हमारे पास फॉर एग्जांपल क्या है? लिथियम सल्फेट को हीट करेंगे तो लिथियम ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम सल्फेट से मैग्नीशियम ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। जिंक सल्फेट से जिंक ऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। कॉपर सल्फेट से कॉपर ऑक्साइड और SO3। लेड सल्फेट से PbO और SO3। फेरिक सल्फेट से Fe2SO4 थ्राइस। ये क्या होगा? ये होगा आयरन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये है फेरिक सल्फेट। तो फेरिक सल्फेट से आपको फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा। इन सब में आप देख सकते हो कि जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम ही है, वो चेंज नहीं हो रही है। मगर अब मैं आपको एक एक्सेप्शन दिखाने वाली हूँ, वो है फेरस सल्फेट की। फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो वो भी फेरिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म करता है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये एक बहुत स्पेशल और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है कि फेरस सल्फेट हीट करने पे क्या फॉर्म करेगा? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड।
अब आप कहोगे कि ये सब याद करना पड़ेगा। याद तो करना पड़ेगा, मगर मैं उसके लिए भी आपको एक बहुत सिंपल सा वे बताने वाली हूँ, जो कि आपको हमेशा याद रहेगा और आप एग्जामिनेशन में गलती नहीं करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज बिफोर मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दूं कि आप इसको कैसे याद रखो, हमेशा याद रखना कि सल्फर ट्राइऑक्साइड को जब हम 800 डिग्री सेल्सियस से अबव हीट करते हैं तो वो देगा सल्फर डाइऑक्साइड प्लस हाफ O2। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक मेटल सल्फेट को 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हीट करोगे तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा मेटल ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस हाफ O2। तो ये आप साथ में इन एडिशन प्लीज याद रखना, एक टेम्परेचर और सल्फर ट्राइऑक्साइड ब्रेक करके सल्फर डाइऑक्साइड प्लस हाफ O2। सो अब हम देखते हैं कैसे हम इस रिएक्शन को याद रखेंगे। फेरस सल्फेट को हीट करने पे फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला। तो यहाँ पे आपको याद रखना जरूरी जो है वो है कि क्लास 2 के मेटल सल्फेट्स क्या प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन पे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लेड सल्फेट है तो लेड एक क्लास 2 का मेटल है, PbO और SO3 फॉर्म करेगा। फेरिक सल्फेट अगेन आयरन क्लास 2 का मेटल है तो वो अपना कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड फॉर्म करेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म करेगा। इनमें मैंने आपको कहा कि क्या देखो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट PbSO4 और PbO में +2 रहेगी। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज नहीं करेगी, +6 रहेगी। सिमिलरली फेरिक सल्फेट और फेरिक ऑक्साइड में +3 रहेगी, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज नहीं करेगी, +6 ही रहेगी। मगर अगर हम फेरस सल्फेट के प्रोडक्ट्स को देखते हैं तो इसमें फेरस सल्फेट +2 से फेरिक ऑक्साइड +3 में जा रहा है और सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखो सल्फर डाइऑक्साइड में +4 है और सल्फर ट्राइऑक्साइड में +6 है। ठीक है, तो इसको अब याद करने का ट्रिक क्या है? ट्रिक है कि आप उस रिएक्शन को बिल्कुल पहले वैसे ही लिखो जैसे कि आप किसी भी क्लास 2 के मेटल सल्फेट की रिएक्शन को लिखोगे। तो आप क्या लिखोगे कि फेरस सल्फेट है, उसे जब हम हीट करेंगे तो फेरस ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। अगर आप लोगों को ये रिएक्शन ना आती होती और आपको ये मालूम होता कि क्लास 2 के मेटल सल्फेट्स ऐसी रिएक्शन देते हैं तो आप यही रिएक्शन लिखते। फेरस सल्फेट को हीट करने पे फेरस ऑक्साइड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और साथ में हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो +2 बना +2 बना और ये +6 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंटली जो समझना है वो ये है कि यहाँ पे फेरस ऑक्साइड में इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है। This has a capability to still get oxidized, right? और सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसके पास कैपेसिटी है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को कम करने का, इट कैन स्टिल गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया। इसलिए फेरस ऑक्साइड एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर सकता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर सकता है और दोनों मिलके इसलिए एक रिडॉक्स रिएक्शन शो कर सकते हैं। अब जब FeO और SO3 एक दूसरे के साथ एक रिडॉक्स रिएक्शन करेंगे तो ये फॉर्म करेंगे Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। आयरन +2 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, सल्फर +6 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बनेगी और वो इसलिए रिएक्शन फर्दर हुई क्योंकि ये दोनों एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा था, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा था। ठीक है, अब आपको क्या करना है? वेल आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 2FeO है, तो हम ऊपर वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उससे जो हमारा नेट टोटल रिएक्शन है इनको ऐड करके हम लिखेंगे। ठीक है, तो 2FeO और 2FeO यहाँ दोनों ऑपोजिट साइड पे कैंसिल हो जाएंगे, बाकी के प्रोडक्ट्स अब हम लिखेंगे तो हमारे पास बनेगा 2FeSO4 will be equal to Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और यहाँ से सल्फर ट्राइऑक्साइड इस साइड पे 2 है, इस साइड पे 1 है, तो एक कैंसिल हो जाएगा तो एक SO3 रह जाएगा, इसलिए हमारे पास ये इसके प्रोडक्ट्स बने। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि
इस तरीके से आप ये प्रोडक्ट्स को लिख सकते हो। पहला स्टेप, फेरस सल्फेट का फेरस ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म किया। अब ये दोनों कैसे बिहेव कर सकते हैं वो याद करके उसका रिडॉक्स रिएक्शन लिख दोगे और फिर उसको एड अप कर दोगे, तो आपको ये प्रोडक्ट हमेशा याद रहेंगे कि इस तरीके से बनते हैं। और हमारे पास ऐसी बहुत सारी और रिएक्शंस हैं जिनको हम सिमिलरली याद रख सकते हैं, इसलिए ये आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे आप एक और सिमिलर रिएक्शन देख सकते हो। हमारे पास है क्रोमियम सल्फेट से बन रहा है Cr2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो ये बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन है जैसे आपने फेरस सल्फेट के लिए की है। आप इसको बिल्कुल सेम वे से याद रख सकते हो। आप कहोगे इनको याद ही रख लेते हैं, इतनी सारी रिएक्शंस लिखेंगे बहुत टाइम लगेगा। तो अब आप एक और रिएक्शन देखो यहाँ पे। ये रिएक्शन क्या है, SnSO4 को हीट करेंगे तो SnO2 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। अब ये ऐसा क्यों बन रहा है, ये अगेन क्लास 2 का मेटल सल्फेट है, मगर ये डिफरेंट प्रोडक्ट क्यों फॉर्म कर रहा है, तो इसको कैसे याद रखोगे। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो कि टिन क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और टिन ऑक्साइड में ये क्या है, ये स्टैनिक ऑक्साइड है, ये स्टैनस सल्फेट है, ये स्टैनिक ऑक्साइड है, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगेन अगर आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम नहीं है, चेंज हो रही है, तो आपको इस बिल्कुल उसी ट्रिक के साथ लिख सकते हो। तो ट्रिक क्या थी हमारी कि पहले आप क्या करोगे, टिन सल्फेट से उसी ऑक्सीडेशन स्टेट वाली ऑक्साइड फॉर्म करोगे तो SnO प्लस SO3 लिखोगे। ठीक है। अब अगेन आप यहाँ पे देखोगे कि टिन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो टिन एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। इन दोनों में रिएक्शन करवा के आप टिन को उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड बना दो, SnO2 बन जाएगा, और सल्फर ट्राइऑक्साइड से आप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड बना दो, दैट विल बी सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। अब ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो आपको कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिंपली इन दोनों रिएक्शंस को आपने ऐड कर देना है। ठीक है। जब आप ऐड करोगे तो SnO कट जाएगा, SO3 कट जाएगा, तो आपको SnSO4 से SnO2 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। अब आप समझ सकते हो कि ये ट्रिक आपको क्यों हेल्पफुल है, क्योंकि डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे थे, मगर अब आप आसानी से उनको याद रख सकते हो कि ऐसा क्यों बन रहा है। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। गुड। Please do remember one very important thing about SnO2 स्टैनिक ऑक्साइड, कि इसे हम कैसराइट ओर बोलते हैं, जो कि टिन का सबसे इंपॉर्टेंट ओर है। अब ये जो हम डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन सल्फेट्स की सीख रहे हैं, वो आपको शायद डायरेक्टली एज सच ना पूछी जाए, तो कैसे पूछी जाएंगी। आप लोगों को ये याद रखना है कि बहुत सारे ये जो क्लास 2 के मेटल सल्फेट्स हैं, वो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स फॉर्म करते हैं, उनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, और जब हम उनको हीट करते हैं तो हमें उसका इफेक्ट याद रखना होता है, वो हमें एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है कॉपर सल्फेट 5H2O, तो इसमें क्या है, हमारे पास कॉपर सल्फेट है, कॉपर क्लास 2 का मेटल है, राइट, और इसमें साथ में 5 वाटर मॉलिक्यूल्स भी एसोसिएटेड हैं, इसे हम ब्लू विट्रियोल कहते हैं। जब सनलाइट की एक्सपोजर होता है तो क्या होगा, ये 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करेगा, कॉपर सल्फेट 3H2O फॉर्म होगा जो कि ब्लूइश व्हाइट कलर का होगा। अगर अब हम इसको फर्दर 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दें तो अगेन 2 वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस होगा, कॉपर सल्फेट .H2O बनेगा, और अब इसका कलर जो होगा वो व्हाइट कलर हो जाएगा। ठीक है। फर्दर अगर हम इसको 220 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो ये वाला वाटर मॉलिक्यूल भी लूज करेगा सॉल्ट, और अगेन इसका कलर तो व्हाइट ही होगा, तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज गोइंग टू बी व्हाइट इन कलर।
अब अगर हमने पढ़ा है कि कॉपर सल्फेट क्लास 2 मेटल सल्फेट है, अगर अब इसे इस टेम्परेचर रेंज बिलो 800 डिग्री सेल्सियस हीट करोगे तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड रिलीज होगा और कॉपर ऑक्साइड एक ब्लैक कलर का रेजिड्यू है। मगर अगर हमने टेम्परेचर को 800 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर दिया तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का क्या होना है, सल्फर डाइऑक्साइड और हाफ ऑक्सीजन, और हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी कॉपर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया जो हम अभी सीख रहे थे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल सल्फेट्स, वो ये वाला पोर्शन है, मगर उससे आगे भी कुछ है जो हमने अब सीख लिया। तो कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियोल 5H2O वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएटेड का कलर अब आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये वाला सॉल्ट है, राइट। सो यू कैन सी द ब्लू कलर, कितना ब्यूटीफुल ब्लू कलर है। और अगर अब हम इसे हीट करेंगे तो आप उसका भी इफेक्ट देख सकते हो, कैसे ये ब्लू कलर सॉल्ट लूज करता जा रहा है और व्हाइट कलर का सॉल्ट बन रहा है। आई होप ये पिक्चर्स देखने के बाद आपको ये कलर्स याद रहेंगे। अब और आप क्या याद करना चाहोगे, ये याद रखना चाहोगे कि कैसे ये वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करता है, पहले 2 को लूज कर रहा है, फिर और 2 को लूज कर रहा है, फिर 1 को लूज कर रहा है। तो उसको याद रखने के लिए भी आपको समझाती हूँ कैसे आप याद रख सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास है कॉपर सल्फेट 5H2O का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है ये आप लोग ने स्टडी किया होगा या जरूर करेंगे जब आप स्टडी करोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को क्लास 12th में। ठीक है, तो आई डू नॉट नो कि ये जो लेक्चर वॉच कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो क्लास 11 के हैं या 12th के हैं, मगर जो भी ये वॉच कर रहा है आप क्लास 12th में इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ये स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। और उसमें हम ये स्टडी करते हैं कि कॉपर आयंस कोऑर्डिनेट बॉन्ड करता है 4 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, और सल्फेट आयंस के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, एसोसिएटेड है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, और ये हमारे पास कॉपर सल्फेट 5H2O बनता है। ये इसका आगे पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है जो कि आप देख रहे हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब आप अगर यहाँ पे इसको याद रखना चाहो कि ये सबसे पहले क्या हो रहा है कि सनलाइट में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस हो रहा है, तो आप इसको अंडरस्टैंड करो कि ये जो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं बाहर की तरफ हैं, अगर इनके ऊपर सनलाइट पड़ेगी तो ये आसानी से निकल जाएंगे। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो। फिर अगर हमने इसको और ज्यादा टेम्परेचर दे दिया तो ये जो अंदर की तरफ थे वाटर मॉलिक्यूल्स ये भी दोनों निकल जाएंगे, मगर ये वाला नहीं निकलेगा क्योंकि ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में एसोसिएटेड है, बहुत अंदर से लैटिस में फंसा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं निकलेगा, पहले ये 2 निकलेंगे, फिर ये 2 निकलेंगे, और हीट कर देंगे तो ये वाला भी निकल जाएगा और हमारे पास एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से स्ट्रक्चर को अगर आपने बनाया हुआ होगा तो आप उसको स्ट्रक्चर से इस तरीके से याद कर सकते हैं। परफेक्टली फाइन, गुड। ऑलराइट, अब नेक्स्ट हमारे पास अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड ग्रीन विट्रियोल दैट इज फेरस सल्फेट 7H2O, और ये आप लोगों ने क्लास 10th में भी जरूर पढ़ा होगा, मगर अगर नहीं पढ़ा है या आपको नहीं याद है, अब आपके लिए ये याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अब हम ग्रीन विट्रियोल दैट इज फेरस सल्फेट 7H2O को 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। उसको अगर आप फर्दर हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, दैट इज फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये हमने कैसे प्रोडक्ट फॉर्म किया ये अब हम अच्छे से सीख चुके हैं कि कैसे यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन थी, यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसको कैसे याद करना है मैंने अब आपको अच्छे से बता दिया, आप उसको याद रखोगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि फेरस सल्फेट 7H2O या ग्रीन विट्रियोल का हीटिंग पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा। फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और फेरिक ऑक्साइड का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। लेट मी जस्ट शो यू दैट ऑल्सो। ये है फेरस सल्फेट 7H2O, ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन कलर का सॉल्ट है, और यहाँ पे हमारे पास एक रेडिश ब्राउन कलर का रेजिड्यू है, एंड दिस इज फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, और अगर हमें हीट करना होगा फेरिक सल्फेट को तो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा, किसी भी क्लास 2 मेटल सल्फेट के हीटिंग के जैसे।
Perfectly great. Good. So next hydrated salt again एक class 2 metal that is calcium का, वो है calcium sulfate 2H2O जिसे हम gypsum कहते हैं, राइट तो इसे आपने कहाँ पे स्टडी किया है? क्लास 11 एस ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 2 के स्पेशल कंपाउंड्स में हम इसे स्टडी करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, फ्रिक्वेंटली इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो जिप्सम को जब हम 120 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो वो 1.5 वाटर मॉलिक्यूल को लूज करके क्या फॉर्म करेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला होगा कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। या अगर हम इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 कैल्शियम सल्फेट 1 वाटर मॉलिक्यूल, राइट तो ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आपको गिवन हो सकता है, दोनों ही प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए करेक्ट फॉर्मूला है। अब अगर फर्दर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को हीट करते हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस तो वो ये हाफ वाटर मॉलिक्यूल भी लूज कर देगा और फॉर्म करेगा एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, और जिसे हम बोलते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर। तो कैल्शियम सल्फेट 2H2O हो गया जिप्सम, और इसका केमिकल नेम क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर मॉलिक्यूल दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या जिसे हम कॉमनली प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, 200 डिग्री सेल्सियस पे एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, और इसका कॉमन नेम क्या है? डेड बर्न्ड प्लास्टर। अब इसे डेड बर्न्ड प्लास्टर क्यों कहते हैं? प्लीज डू रिमेंबर दिस। वो इसलिए है कि अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि एक व्हाइट कलर का पाउडर है, इसमें अगर पानी को मिक्स करेंगे तो ये क्या करेगा? थोड़ी ही देर में सेट होना शुरू कर देगा, हार्ड पोरस मास फॉर्म करेगा, जिसका अगेन जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी कैल्शियम सल्फेट 2H2O। इन दोनों में फर्क क्या होगा? इनके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। इसे हम डिटेल में स्टडी करते हैं जब हम ग्रुप 2 के स्पेशल कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब हम वाटर को डाल रहे हैं तो ये हार्ड पोरस मास फॉर्म करके सेट हो रहा है, तो दिस इज द सेट प्लास्टर, ठीक है। तो ये सेट हो सकता है, मगर अगर हम एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट में वाटर डालेंगे तो वो सेट नहीं होगा, वो सेट नहीं होगा, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस सेट हो जाता है, हार्ड हो जाता है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? डेड बर्न्ड प्लास्टर, वो प्लास्टर जो सेट नहीं हो सकता है। इसलिए आप इसको नो सेटिंग प्लास्टर भी कह सकते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस को सेटिंग प्लास्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी डाल के वो हार्ड हो जाता है, और इसका एग्जाम्पल आप लोगों ने लाइव देखा हुआ होगा कि अगर आप लोगों ने किसी भी फ्रैक्चर वाले पेशेंट को देखा है तो उनके हाथ के ऊपर वो बताते हैं कि क्या लगा हुआ है? प्लास्टर लगा हुआ है, मेरे प्लास्टर हुआ है। तो वो क्या होता है? वो यही हार्ड पोरस मास है जिसे हम फॉर्म करते हैं बैंडेजेस को सपोर्ट करके। जहां पे भी बोन में क्रैक होता है तो उसको सपोर्ट देके उसके आसपास बैंडेजिंग की जाती है, और उसके आसपास इस तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस को गीला करके लगा दिया जाता है, जो थोड़ी देर में हार्ड हो जाता है और वो फॉर्म कर लेता है ये हार्ड पोरस मास, और वहां पे बोन की पोजीशन फिर फिक्स हो जाती है। एक पेशेंट की बोन जब मूव नहीं करती है तो उसकी हीलिंग हो जाती है और फ्रैक्चर हील कर जाता है, ठीक है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास अगेन एक और हाइड्रेटेड सल्फेट का, दैट इज जिंक सल्फेट 7H2O, जिसे अगर आप 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो 1 वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा। फर्दर 200 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम इसको ले जाएंगे तो इसमें से 5 वाटर मॉलिक्यूल्स और लूज हो जाएंगे, एक ही वाटर मॉलिक्यूल बचेगा। और फिर अगर हम उसको फर्दर ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएंगे तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, एनहाइड्रस बन जाएगा, ठीक है। और अगेन अगर हम इसको 200 से 800 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखेंगे तो क्या फॉर्म करेगा? जिंक सल्फेट, जिंक ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। बट अगर टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस से एक्सीड कर जाएगा तो सल्फर ट्राइऑक्साइड ब्रेक करेगा सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाफ H2O, ठीक है। तो आई होप अब आप लोगों को ये समझ में आ रहे हैं। इस पोर्शन का प्रोडक्ट हम पहले ही सीख चुके थे, ये चीजें हमने अब उसमें हाइड्रेटेड सॉल्ट्स में ऐड करते जा रहे हैं। अब इससे सिमिलर एक और सॉल्ट है दैट इज मैग्नीशियम सल्फेट 7H2O, जिसे हम एप्सम सॉल्ट कहते हैं। अगेन ये इसका जो कॉमन नेम है मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का, उसको आपके लिए याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो हीटिंग इफेक्ट्स हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जैसे कि जिंक सल्फेट 7H2O के हैं। सेम इसी टेम्परेचर्स पे सेम इसी तरीके से प्रोडक्ट बनेंगे। फर्क क्या होगा? जिंक की जगह पे आप उसमें मैग्नीशियम लिख दो।
अब ये दोनों के जो हीटिंग इफेक्ट्स हैं वो सिमिलर क्यों हैं? वो सिमिलर इसलिए हैं क्योंकि इनके जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स हैं वो सिमिलर हैं, और इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। Compounds having similar molecular formula and identical crystal structure, they are called as isomorphous. तो जिंक सल्फेट 7H2O and मैग्नीशियम सल्फेट 7H2O, आप देख सकते हो कि इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, ठीक है। दोनों की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, दोनों के साथ 7 वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड थे, और इनका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं आइसोमॉर्फस कंपाउंड्स, और फिनोमिनन को हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं क्लास 3 के मेटल सल्फेट्स। तो क्लास 3 के मेटल सल्फेट्स को अगर हम हीट करते हैं तो वो देंगे मेटल, ऑक्सीजन और सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो अब ऐसा क्यों होता है? ये अगेन बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने कार्बोनेट्स, हाइड्रोक्साइड्स, नाइट्रेट्स में स्टडी किया था कि अगर हमारे पास क्लास 2 या क्लास 3 के मेटल सॉल्ट होंगे तो वो सबसे पहले क्या फॉर्म करेंगे? मेटल का ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। मगर जब हम क्लास 3 के मेटल सॉल्ट्स पे आते हैं तो ये जो मेटल ऑक्साइड्स बनता है वो क्या होता है? वो अनस्टेबल होता है, और वो अनस्टेबल होने की वजह से ब्रेक डाउन कर जाता है इनटू मेटल एंड ऑक्सीजन, और साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड क्लास 2 में भी बना था तो यहाँ पे भी बनेगा। सिर्फ मेटल ऑक्साइड ब्रेकिंग डाउन इनटू मेटल एंड ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास सिल्वर सल्फेट है तो उसमें क्या बनेगा? सिल्वर प्लस ऑक्सीजन प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, और अगर मर्करी सल्फेट है तो मर्करी प्लस ऑक्सीजन प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। सो आई होप अगेन दिस विल बी क्लियर टू यू पीपल, आप इसको याद रखेंगे। अब एक और हमारे पास केटायन है एंड दैट इज अमोनियम केटायन। तो अमोनियम अगर सल्फेट होगा उसको हम हीट करेंगे तो वो फॉर्म करेगा अमोनिया और H2SO4। H2SO4 फर्दर हीट करने पे क्या फॉर्म कर सकता है? वाटर और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। अब इसको हम कैसे याद रखते हैं? ये ऑलरेडी मैं एक डिटेल्ड लेक्चर ले चुकी हूँ, द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स, आप उसको वहां से याद कर सकते हो। सो अब यहाँ पे हमारी जो टीचिंग पार्ट है वो फिनिश होता है, और अब टेस्टिंग टाइम शुरू होता है। टेस्टिंग टाइम का मीनिंग, मैं अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, when gypsum is heated to 393 Kelvin, it forms calcium sulfate 0.5 H2O, calcium sulfate 5 H2O, dead burnt plaster, anhydrous calcium sulfate। और ये जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, राइट। तो आप इस टॉपिक के इंपॉर्टेंस को समझिए। थर्मल डिकम्पोजिशन से रिलेटेड हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, हम इसीलिए इसके डिटेल में इतने सारे वीडियोस लेके आए हैं आप लोगों के लिए कि आप इसको थरोली प्रिपेयर कर सके, और आपका एटलीस्ट एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में करेक्ट हो, राइट। ऑल राइट, तो आप इसको पहले खुद आंसर सोचिए और फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। सो इफ अगर आप लोगों ने अपना आंसर चूज कर लिया है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा था कि कैल्शियम सल्फेट 2H2O को 120 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O बनता है, राइट। तो 120 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो दैट विल बी 393 केल्विन। सो इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन क्या है? कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O या 0.5 H2O। So next question है copper sulfate 5H2O at 1000 degree Celsius forms A plus B plus oxygen, and copper sulfate H2O in presence of this X forms copper sulfate. Correct options, A copper sulfate या A copper ऑक्साइड हो सकता है, बी सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, X 230 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। ये एक मल्टी करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन है, एक से ज्यादा चॉइसेस सही हो सकती हैं, तो प्लीज अपना आंसर पॉज करके सोचिए और फिर हम इसे डिस्कस करेंगे। सो इन केस अगर आप लोगों ने कर लिया है तो वेल, हमने क्या सीखा है? हमने ये सीखा है कि अगर 800 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो प्रोडक्ट्स जो फॉर्म होंगे वो होंगे कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो सबसे पहले 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ऊपर सल्फर ट्राइऑक्साइड भी सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है और कॉपर ऑक्साइड भी फॉर्म होगा, तो ये हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आएंगे,
राइट। तो इसमें से आप देख सकते हो कि ए और बी कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होने हैं, तो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन से ही हो जाते हैं। और अगले पार्ट के लिए हमने स्टडी किया है कि कॉपर सल्फेट डॉट H2O को अगर हम 220 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस हमें मिलेगा। तो ये टेम्परेचर 230 डिग्री सेल्सियस है, तो अप्रोक्सीमेटली सेम टेम्परेचर है। सो ये ऑप्शन भी सही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी, सी, डी। Next question, when green vitriol is heated, the products formed are FeO, sulfur dioxide, sulfur trioxide, Fe2O3 plus sulfur dioxide, Fe2O3 plus sulfur trioxide, Fe2O3 plus sulfur dioxide plus sulfur trioxide. So ये वाला आसान होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। सो वेल, इसका हमने रिएक्शन को स्टडी किया था कि फेरस सल्फेट 7H2O को हम अगर 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस होगा। अगर आप उसको फर्दर हीट करोगे तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी डी चॉइस। और आई होप कि आप सबका ये सही है। Question number 4. In solid copper sulfate 5H2O, copper plus 2 is coordinate bonded to water molecules. One water molecule is hydrogen bonded. It has 4 types of bonding: ionic, covalent, hydrogen and coordinate. 5 molecules of water, they are coordinate bonded to copper ions. राइट। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर देखा था कॉपर सल्फेट 5H2O का, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है और आप इसको खुद से सोच के अब अटेम्प्ट कीजिए। इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, बी और सी ऑप्शंस जो हैं वो सही हैं। तो हमने क्या स्टडी किया था कि जो कॉपर आयंस हैं वो सराउंडेड होते हैं बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विद 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब है कि कॉपर आयंस कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। यहाँ पे नंबर नहीं गिवन है 1 2 3 4 5 जितने भी, मगर यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं गिवन है, तो ये ऑप्शन सही है। उसके बाद 1 वाटर मॉलिक्यूल इज हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो हमने स्टडी किया है कि 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेंगे और एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो ये वाला सही है। इट हैज 4 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्ड कहाँ पे होगा? कॉपर +2 है, सल्फेट -2 है, तो आयनिक बॉन्ड है उन दोनों के बीच में। देन कोवलेंट बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट है? सल्फेट आयन में अगर आप देखोगे तो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड्स है। वाटर मॉलिक्यूल को देखोगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड्स है, तो ये भी सही है। हाइड्रोजन बॉन्ड हमने अभी पढ़ा कि एक वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये जो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कॉपर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी सही है। और लास्ट ऑप्शन 5 वाटर मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो नहीं, वो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, a hydrated solid X on heating initially gives a monohydrated compound Y. Y on heating above 373 Kelvin leads to anhydrous white powder Z. X and Z respectively are baking soda and dead burnt plaster, washing soda, soda ash, washing soda, dead burnt plaster, baking soda, soda ash। JEE मेंस 2019 का क्वेश्चन है। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। डेड बर्न प्लास्टर हमने आज ही पढ़ा है कैल्शियम सल्फेट एनहाइड्रस, जिसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा। वॉशिंग सोडा होगा, फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट 10H2O। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सोडा ऐश अगर वो सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करेगा तो फॉर्म करेगा सोडा ऐश, दैट इज Na2CO3 एनहाइड्रस। ठीक है, एनहाइड्रस का मतलब जिसमें कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा एज क्रिस्टलाइजेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट 10H2 और डेड बर्न प्लास्टर अगेन कैल्शियम सल्फेट एनहाइड्रस, बेकिंग सोडा सोडा ऐश। तो इसी ऑप्शन से एक्चुअली में आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास सबसे पहले तो एक हाइड्रेटेड सॉलिड X है। ठीक है, हाइड्रेटेड सॉलिड है तो वो इसमें से हाइड्रेटेड सॉलिड कौन सा है? वॉशिंग सोडा है। ओके और वॉशिंग सोडा को आप हीट कर रहे हो तो वो डेड बर्न प्लास्टर तो नहीं फॉर्म कर सकता, वो सोडियम कार्बोनेट
का कैल्शियम सल्फेट नहीं बनेगा, वो सोडियम कार्बोनेट का सोडा ऐश ही बनेगा। मगर क्योंकि यहाँ पे रेड बर्न प्लास्टर आ रहा था और हमने इसे आज ही पढ़ा था, सो मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे आपके लिए पोस्ट किया। तो हमने क्या स्टडी किया है कि कैल्शियम सल्फेट टू H2O को 200 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा। यहाँ पे जो टेम्परेचर गिवन है वो है 373 केल्विन, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने पे वॉशिंग सोडा है जो कि अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करके सोडा ऐश फॉर्म करेगा। सो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज गोइंग टू बी बी चॉइस। हमारी यहाँ पे पूरी कोशिश है कि अगर उससे रिलेटेड भी कुछ है जो कि आपको हम एज अ क्वेश्चन पोस्ट करके आपको आपकी नॉलेज में हेल्प कर सके, आपको एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए हेल्प कर सके, तो वी आर ट्राइंग टू डू दैट। ठीक है, सो इसके साथ आज का ये लेक्चर खत्म हुआ। आई होप आप लोगों ने इस लर्निंग को एंजॉय किया, आपको समझ में आ गया, इन सब रिएक्शंस को आप अच्छे से याद करेंगे और हमेशा के लिए याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऐसी बहुत सारे ट्रिक्स, ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए ऑलमोस्ट डेली लेके आ रहे हैं। हर हफ्ते में एटलीस्ट 4 to 5 लेक्चर्स हम पोस्ट जरूर कर रहे हैं, अगर ज्यादा कर सके तो ज्यादा भी कर रहे हैं। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि हम आपके लिए क्या पोस्ट कर रहे हैं और वो आपके लिए बिलीव मी बहुत हेल्पफुल लेक्चर्स रहेंगे। सो सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।